हाँ जी, कोडिंग वाला पार्ट हम आज जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था ना उसको हम खत्म करेंगे आज, और हम वेबसाइट की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है। इसका आज आखिरी टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, वो है हाइपरलिंक्स। व्हाट और हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स होते क्या हैं? हम्म, ये मैंने वेबसाइट खोली। अच्छा, ये देखिएगा हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं ना, ताकि फिर हम इनको समझेंगे। ये मैंने वेबसाइट डेस्कटॉप में खोली तो इस तरह नजर आई, मोबाइल पे खोलता तो वो 3 डॉट नजर आते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। ऊपर चले जाएं तो ये बाई नाउ का बटन भी एक लिंक है। सो बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम एक पेज पर चले जाएंगे। ये फेसबुक का जो सोशल आइकन बना हुआ है, ये भी एक लिंक है। ओके। अच्छा, इसी तरीके से अब आगे आते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब माउस नीचे ला रहा हूँ मैं, तो माउस इस पे लाए हम, तो ये भी लिंक है। ठीक है। ये जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है देखें, ये भी एक लिंक है, ये भी एक हाइपर लिंक है। और नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर भी लिंक्स नजर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर ये वाले लिंक्स नजर आ रहे हैं। सो ये हैं हाइपर लिंक्स। यानी ये आप यूं समझ लो कि ये हमने अपनी वेबसाइट का एक कम्युनिटी सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें जैसे हमारी कम्युनिटी है, ठीक है ना। आपकी कम्युनिटी क्या है? आपके नेबर्स। आपकी कम्युनिटी क्या है? आपके रिश्तेदार। और अगर ऑनलाइन देखें तो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं। अगर हम और आगे आगे बात करें तो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जिनमें हम लोगों से बातचीत करते हैं। इसी तरह गूगल हमें ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट सिंपल आइसोलेटेड वेबसाइट होगी, जो कि लिंक अप नहीं होगी किसी और चीज़ से, तो ये भी वेबसाइट रैंक नहीं होगी और इसमें ट्रैफिक नहीं आएगी। लाजमी बात है, बिल्कुल वही जैसे हम अगर किसी से मिलेंगे नहीं तो आइसोलेटेड होंगे, हमें कम लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हमारा सोशल नेटवर्क वीक होगा। इसी तरह आपकी लिंक्स के बगैर आपकी वेबसाइट का भी नेटवर्क वीक है। सो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के पेजेस पर भी लिंक्स होने चाहिए, पूरी वेबसाइट पर लिंक्स होने चाहिए। ठीक है। इन लिंक्स को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर लिंक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई वेबसाइट हमारे पास एसईओ के लिए आती है तो हम ये देखते हैं कि भाई उसमें कितने लिंक्स मौजूद हैं। अगर उस पर लिंक्स, रिक्वायर्ड लिंक्स की तादाद ना हो, तादाद ऐसी खास कोई नहीं है, वैसे गूगल कहता है कि पूरी वेबसाइट पर 100 लिंक्स होने चाहिए, पूरी वेबसाइट पर, एक पेज पर नहीं। 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन देखें, अगर बहुत ज़्यादा लिंक्स होंगे तो आपकी वेबसाइट तो एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगी। जैसे वो है, कौन सी इंसाइक्लोपीडिया भाई जो बड़ी, विकीपीडिया। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी होती है उस पर जाते हैं, हर दो लाइनों के बाद लिंक्स होते हैं, या हर 2 लाइन ही लिंक से भरी पड़ी होती है, बंदा क्लिक कर कर करके आगे चला जाता है, तो वो तो इंसाइक्लोपीडिया हो गया ना फिर। तो इस तरह नहीं फील होना चाहिए, ऐसे फील होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए है, लेकिन उनके लिए भरपूर इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन जो इस पेज पे नजर आ रही है और वो इंफॉर्मेशन जो दूसरे पेजेस पर है। अच्छा, अब लिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल लिंक्स और एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है। इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है ऐसे लिंक्स जो वेबसाइट के अंदर ही बने होते हैं, यानी आपस में ही लिंक अप कर रहे हैं। यानी होम पेज से क्लिक करें किसी भी टेक्स्ट पर तो आपको अबाउट अस के पेज पर ले जाए, वहां से क्लिक करें तो वो कोर्सेज के पेज पे ले जाए, वहां पे क्लिक करें तो अपॉइंटमेंट के पेज पे ले जाए। तो ये कहाँ घूम रहे हैं? हम पूरी अपनी वेबसाइट में ही घूम रहे हैं। सो गूगल कहता है कि आपको अपनी वेबसाइट से भी लिंक्स देने हैं। एक एक है एक्सटर्नल लिंक्स। अब क्या है कि भाई मेरा सोशल मीडिया भी तो है, मेरा फेसबुक भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा लिंक्डइन भी है, मैं उन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर रहा हूं। अब मुझे अपनी वेबसाइट से उन प्लेटफॉर्म्स को भी एंगेज करना है और उन प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट को भी एंगेज करना है। तो ये वाला जो लिंक हुआ ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। तो अगर तो आपने एक्सटर्नल लिंक फेसबुक पे बनाना होगा तो आप पोस्ट लगाएंगे, साथ में लिंक लिख देंगे, कोई भी बंदा वहां पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे आ जाएगा। एड्स भी जब हम चलाते हैं तो ट्रैफिक एड्स यही होते हैं, कोई बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करता है, ठीक है, तो सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाता है। और अब हम ये कह रहे हैं कि लोग अगर हमारी वेबसाइट पे क्लिक करें तो ट्रैफिक उधर से, वेबसाइट पे क्लिक करने से ट्रैफिक कहाँ चली जाए? वेबसाइट पे क्लिक करने से ट्रैफिक सोशल मीडिया पर चली जाए, हमारे अकाउंट्स पे चली जाए। तो ये लिंक्स की कितनी सारी किस्में हो गई, ऐसे ही है। जरा जरा गूगल पर आ जाए वापस।
यही से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब मैंने बता दिया, अभी हमने सिंपल बात की इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। अच्छा, एक मैं और टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इनबाउंड लिंक। जी, ये क्या जी? इनबाउंड लिंक आल्सो नोन एज बैक लिंक, यानी जो इनबाउंड लिंक्स होते हैं हम क्या बोलते हैं? बैक लिंक्स। हाइपर लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स पॉइंटिंग टू योर साइट, यानी जो दूसरों की वेबसाइट पे लिंक बना हुआ है, लेकिन जब कोई बंदा उस पर क्लिक करता है तो आपकी, यानी फेसबुक दूसरों की वेबसाइट है ना, वहां पर लिंक बना हुआ है, क्लिक करें तो पीक सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपर लिंक। लिंक्डइन पर एक पोस्ट लगी हुई है, कोई बंदा क्लिक करता है, या आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई बंदा क्लिक करता है और वो हमारी वेबसाइट पर आ जाता है, तो ये क्या हो गया? इनबाउंड लिंक, या फिर इसको हम बोलेंगे बैक लिंक। अब इससे फायदा क्या होगा? क्या इससे हमें कुछ फायदा भी होगा? इसको यूं समझ लें कि सड़क के ऊपर बैनर लगा हुआ है, बहुत सारे बैनर सड़क पे लगे हुए हैं, उसके बाद अब हम ये कहते हैं कि लाहौर में जितनी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, पिज़्ज़ा हट, लोग पिज़्ज़ा खाने बैठे हुए हैं, सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर पीक सॉल्यूशन का ऐड चल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट के अंदर स्क्रीन पर पीक सॉल्यूशन का ऐड चल रहा है और जो सड़क पे बैनर बढ़ रहा है, लगा हुआ है, इन दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है? जो स्क्रीन पे चल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम पिज़्ज़ा हट की ब्रांडिंग को भी कैश कर रहे हैं, और जो बंदा पिज़्ज़ा हट में बैठकर पीक सॉल्यूशन का ऐड देख रहा होगा, उसको वैसे ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई ये पिज़्ज़ा हट वालों ने ये ऐड चलाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें दम है कोई, तो हमें इसे कंसीडर करना चाहिए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक लिंक। इसका मतलब क्या हुआ? बैक लिंक्स इसलिए हम बनाते हैं कि जहां पर दूसरों की वेबसाइट के ऊपर, जो बड़ी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स होती हैं, हमारी वेबसाइट अथॉरिटी वाली नहीं है, जब हम उस पर लिंक्स क्रिएट करते हैं तो उससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव होती है। समझ में आ गया? इसी तरीके से इंटरनल लिंक अपनी ही वेबसाइट पर जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हुआ इनबाउंड लिंक, ठीक है? समझ में आ गया क्या होता है इनबाउंड लिंक? ये हम किसी और की वेबसाइट पे लगवा सकते हैं। हाँ जी, ये जो हम दूसरों की वेबसाइट पर लिंक्स लगवा रहे होते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी तो इतनी अच्छी नहीं, मैं तो नया हूं, तो आप मुझे जरा लिंक्स दे दो ताकि आपकी अथॉरिटी तो अच्छी है, तो उसकी वजह से मेरी अथॉरिटी अच्छी हो जाए। अच्छा, मैं एक और लिंक लिख रहा हूं, आउटबाउंड लिंक। Outbound link or external link is a clickable hyperlink on one website that direct user to different websites or domain. एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे चली जाए, ये इनबाउंड लिंक भी हो सकता है जो दूसरों की वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, और ये आपकी वेबसाइट से भी हो सकता है जो दूसरों पर जा रही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? क्लिकेबल हाइपरलिंक ऑन वन वेबसाइट दैट डायरेक्ट्स यूजर्स टू डिफरेंट वेबसाइट्स और डोमेन, यानी peaksolution.edu.pk पे एक लिंक लगा हुआ है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई बंदा हमारे लिंक्डइन के पेज पर आ जाता है, तो ये आउटबाउंड लिंक है। अगर कोई बंदा लिंक बिल्डिंग करवाता है दूसरों की वेबसाइट के ऊपर, और जब वहां पे कोई बंदा क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट पर आ जाता है, तो ये इनबाउंड लिंक है, यानी इन हो रहा है जो लिंक वो इनबाउंड लिंक है, जो आउट हो रहा है लिंक वो आउटबाउंड लिंक है। चलो, ये तो हमें समझ में आ गई साइंस लिंक्स की सारी। अब हम यहां पर हम ये देखने लगे हैं कि भाई ये लिंक्स लगते कैसे हैं। इधर आ जाते हैं, यहां पर शायद हमने कुछ टेक्स्ट लिखा ही होगा, लिखा हुआ है ना? चलें जी, मैं इसी को बनाने लगा हूं, हाइपर लिंक। ये जो लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल किचन, ठीक है? चलिए जी, इसको ना मैं हाइपरलिंक बनाने जा रहा हूँ, और इसको कहाँ लेकर जाएं हम, कहीं भी ले जाते हैं भाई। इसको लगाने का टैग पहले देख लें, ये मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आए कि मैं कौन सा टैग यूज कर रहा हूँ। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ANCHOR, एंकर। सो ये एंकर का टैग है। एंकर मीन्स हाइपरलिंक। मैं वहां पर तो मैं बार बार बात कर रहा था ना हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक लगाने के लिए हम टैग कौन सा लगाते हैं? ए का टैग, ए स्पेस एचरफ। ये एचरफ की जान पहचान आपसे है, काफी जगहों पर हम इसको एचरफ को देख कर आए हैं। पहले हाइपर रेफरेंस कहता है भाई कहां लेकर जाऊं, मैं कहता हूं ले जाओ इसको https:// चलिए, मैंने वेबसाइट का दे दिया जो इस प्रोडक्ट से रिलेट करती है, ठीक हो गया? तो हमने वो वेबसाइट ली है जहाँ पे हमने जाना है, क्लिक
जी, मैं कहता हूँ क्लिक करके यहाँ पर चला जाए वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या पॉइंट है? आगे पॉइंट है हमारा टारगेट। इसका क्या मतलब होता है? टारगेट का मतलब यह है कि जब कोई बंदा लिंक पे क्लिक करे, अच्छा आप भी नोट किया होगा, जब भी आप लिंक पे क्लिक करते हैं उसके दो बिहेवियर्स होते हैं। एक बिहेवियर क्या होता है कि उसी पेज के ऊपर लिंक नजर आ जाता है, यानी आप उसी पेज के ऊपर पेज को रिप्लेस कर लेते हो। एक तरीका कार क्या होता है कि आप नए पेज पे, जैसे मेन्यू बार होती है, वो तो उसी पेज पे रिप्लेस होती है, लेकिन जब हम किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाएं तो सम टाइम एक नया पेज खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो बिहेवियर हुए कि सेम पेज पर लिंक खोलोगे कि नए पेज पर लिंक खोलोगे। तो इसके लिए हम ये दो बिहेवियर यूज करते हैं। नंबर 1 ब्लैंक, इसका मतलब होता है नया पेज। तो ये अंडरस्कोर भी है। जी, अंडरस्कोर के बगैर नहीं लिखता। और पेरेंट, ये देखिए मैंने दोनों ही लिख दिए, दो तो नहीं ना लिखेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे कि भाई ये दो बिहेवियर्स हैं जो हमको रिलेट करते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से और बिहेवियर भी हो सकते हैं, हमने इनको देखना है एसईओ में। ब्लैंक लगा हुआ है कि पेरेंट लगा हुआ है? ब्लैंक का मतलब है कि लिंक पे क्लिक करो, नए पेज को खोल लो, यानी एक टैब खुला हुआ है, क्लिक किया तो एक और टैब खुल जाएगा, ये है ब्लैंक। और पेरेंट क्या है कि क्लिक किया तो उसी पेज के ऊपर ही पेज खुल जाएगा, ठीक है। एक वक्त में एक लगाएंगे, यहां ब्लैंक लगाएंगे, यहां पेरेंट लगाएंगे, ठीक है। जी मैंने लगा दिया। एसईओ के पॉइंट से कौन सा रिकमेंडेड है? एसईओ के पॉइंट से रिकमेंडेड है ब्लैंक। क्यों क्यों रिकमेंडेड है ये समझ लेते हैं। जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आता है और आते ही वो लिंक पे क्लिक करे और दूसरी वेबसाइट पेज पर चला जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका एंगेजमेंट टाइम तो बड़ा कम हुआ, ऐसे ही है ना। ये दो टर्म्स हैं जो एसईओ में बड़ी कंसिडरेबल हैं और आपको बड़ा इनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंगेजमेंट टाइम या बाउंस रेट, दोनों मुख्तलिफ वर्ड्स हैं मगर उनका मतलब एक ही है। इंगेजमेंट टाइम का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो कितनी देर तक आपकी वेबसाइट के पेज पर रहता है, इट इज कॉल्ड इंगेजमेंट टाइम। जैसे मैं ये कहूं कि कोई स्टूडेंट मेरी क्लास में आता है तो कितनी देर क्लास में रहता है? भाई 40 मिनट की क्लास है तो 40 मिनट की क्लास पढ़ के जाता है, तो इसका मतलब है कि 100% एंगेज रहता है। एक स्टूडेंट मेरी क्लास में आता है और 5 मिनट के बाद ही घड़ी देखता है और उठकर चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे साथ एंगेज नहीं है, ठीक है। अगर एज ए कोचिंग के पॉइंट से देखें, एकेडमी के पॉइंट से देखें, टीचर के पॉइंट से देखें, तो कौन सा बिहेवियर अच्छा है? जो मेरे साथ एंगेज होगा तभी कोर्स मुकम्मल कर पाएगा, तभी फीसें देगा भाई कॉलेज वालों को, है ना। अच्छा, अब इसको मैं दूसरे टर्म में देखूं तो वो मैं कहता हूं बाउंस रेट। एक बंदा मेरी वेबसाइट पर आता है और जल्दी बाउंस कर जाता है, एक बंदा मेरी वेबसाइट पर आता है और लेट बाउंस करता है। बाउंस करने का मतलब क्या हुआ? क्विट कर जाता है। आपका क्या ख्याल है, जो जल्दी बाउंस करता है वो अच्छा होगा या जो देर से बाउंस करेगा वो अच्छा होगा? वो 150। जो देर से बाउंस करेगा अच्छा होगा, यानी हाई बाउंस रेट इज नॉट गुड, हाई एंगेजमेंट टाइम इज गुड, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। यानी अगर कोई बंदा एकदम आए और मेरी वेबसाइट पर आए और आते ही चला जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई है, तो इसे मुझे खुश नहीं होना, ये मेरे लिए अलार्मिंग है कि भाई इतना जल्दी लोग मेरी वेबसाइट से क्यों जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों की वेबसाइट पे काम करते हैं तो हम इस पॉइंट को भी देख रहे होते हैं कि उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी देर के लिए रुकती है, इसको भी हमें देखना है। क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कोई बंदा इंफॉर्मेशन ऑफिस में आता है और एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता दरवाजा खोले, जेब में से पैसे निकाले, यूं मेज पे रखे और चला जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। भाई बैठेगा, उसको पहले कन्विंस करेंगे हम, उसके बाद वो इधर आएगा, तो इसका मतलब वो ज़्यादा टाइम गुजारेगा तो हमें बेनिफिशियल होगा। आप अक्सर नोट करते हैं ना, ऑफिस में चले जाएं तो वो जाते कहते हैं जी जनाब पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, पहले पानी का गिलास बुला के कुछ देर तो रोक लिया ना उसको, पानी का गिलास उसके सामने रखा हुआ है, बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं जितनी देर ये बंदा मेरे सामने बैठेगा मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी मैं इसको कन्विंस कर लूँ, और जितना कम टाइम ये मेरे पास बैठेगा उतनी कम अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो और एंगेजमेंट टाइम ज़्यादा हो। बाउंस रेट का स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट टाइम का स्टैंडर्ड गूगल का एक टूल है जो हम आगे जाकर देख लेंगे, गूगल एनालिटिक्स, उसमें हमें पता लगता है कि कैसा है। लेकिन ये हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितना अच्छा कंटेंट है, कि रोकने के लिए क्या कंटेंट मौजूद है कि मौजूद नहीं है। एक अच्छा एंगेजमेंट टाइम जो होता है वो अबाउट 50 to 60 सेकेंड्स होता है,
यानी अगर हम किसी को अपनी वेबसाइट के एक पेज के ऊपर 50 से 60 सेकंड रोक लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वेबसाइट में अच्छा कंटेंट है, यानी कन्वर्जन के चांसेस हैं। इसी तरह जो बाउंस रेट का स्टैंडर्ड है, वो बाउंस रेट का स्टैंडर्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है। और बाउंस रेट कैलकुलेट होता है, बाउंस रेट कैलकुलेट होता है पूरे पेजेस के हिसाब से। देखें ना, एक वेबसाइट है, उसका एक होम पेज है, एक उसका अबाउट अस का पेज है, एक उसका हिस्ट्री का पेज है, एक उसका कॉन्टैक्ट अस का पेज है। क्या आपका क्या ख्याल है कि जो विजिटर्स हैं उनको इन चारों पेजेस में बहुत दिलचस्पी होगी? नहीं होगी ना, होम पेज में ज्यादा दिलचस्पी होगी। अबाउट अस पे कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट होगा, हिस्ट्री के पेज पे काफी कम इंटरेस्ट होगा, और कॉन्टैक्ट अस पे तो वो नंबर शंबर देखना चाहेगा तो तभी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाउंस रेट कैलकुलेट हो रहा है ये सारे पेजेस को देखकर होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके अंदर। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 0 to 100 होता है, और एक अच्छा बाउंस रेट जो होता है डेट इज 40। 40 से बड़ी वैल्यू आ जाए, ये टूल में हमें पता लगेगा, 40 से बड़ी वैल्यू आ जाए बाउंस रेट की तो इसका मतलब है कि अच्छा नहीं है। मतलब किसी की वेबसाइट का बाउंस रेट है 80 तो वैल्यू तो बहुत अच्छी है, 80 आउट ऑफ 100 हम समझे जबरदस्त कमाल ही हो गया, ये बहुत ही बुरी बात है। अगर किसी का बाउंस रेट आ रहा हो 95 तो इंतहाई होगी, यानी कि वेबसाइट बनाने का मकसद ही फोत हो गया। यानी बंदा आता है और आने से पहले चला जाता है, यानी 0.5% कहते रह गए ना पीछे सब। मतलब क्या हुआ, हम चाहते क्या हैं कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो और इसका एंगेजमेंट टाइम ज्यादा हो। अच्छा, अब हाइपरलिंक्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एंगेजमेंट टाइम को तो बढ़ा ही रहे हैं। कैसे? कोई बंदा हमारे होम पेज पर आया और अब उसने डिटेल्स पढ़नी है तो एक लिंक पड़ा हुआ है, अब उस पर वो क्लिक करेगा। अगर तो हमने उसके साथ पेरेंट लगा दिया तो पेज तो हो गया रिप्लेस, लेकिन जब हमने उसके साथ पेरेंट नहीं लगाया, हमने लगा दिया ब्लैंक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पेज दूसरा पेज, ये पेज भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ, ये पेज भी खुला हुआ है, लेकिन जब हमने उसके साथ पेरेंट लगाया तो ये वाला पेज बंद हो गया, ओवरलैप किया दूसरे पेज ने। इसलिए एसईओ के पॉइंट से हम रेकमेंड करते हैं कि हमारी जो हाइपरलिंक्स होने चाहिए ब्लैंक के बिहेवियर के साथ हों। ठीक है, यही काम है हमारा एसईओ का कि हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है जिसका, वो है टाइटल। मेरा ख्याल है इससे भी आप वाकिफ हैं, है ना? आईएमजी में वाकिफ है ना? तो इधर मैंने क्या लिख दिया, देखें जरा, क्या लिख दिया भाई? ये मुझे पता है मैं प्रोफेशनल लिख रहा हूं, क्या लिखा, क्या लिख रहा हूं, ये क्या चीज है? कीवर्ड। मैंने कहा कीवर्ड ऐड कर दिया। तो अब जैसे ही कोई बंदा उस हाइपरलिंक पर माउस रखेगा तो उसे अपना कीवर्ड नजर आ जाएगा, कहेगा भाई हाँ ठीक है, यही तो मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल गया। तो ये टाइटल लगाएंगे तो ये क्या होगा, हाइपरलिंक के ऊपर उसी तरह जैसे टाइटल तस्वीर पे आ रहा था ना मैसेज, इस तरह यहां पर भी आ जाएगा। ओके, यहां पर तो होगी बात खत्म, हाइपरलिंक लग गया, खत्म हो गया। लेकिन एक वेबसाइट के अंदर जो हाइपरलिंक्स बने हुए हैं, आप उन्हें देखते कैसे हैं? देखें, होम अबाउट अस का पेज कहां लेकर जाएगा वो तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा क्या हुआ है? अबाउट अस। लिखा क्या हुआ है? होम। फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए सोचें हम हाइपरलिंक्स तो बना दें, मगर वो जो टेक्स्ट है ना, क्लिकेबल टेक्स्ट ही मौजूद ना हो तो कुछ क्लिक होगा? किसी को पता ही नहीं लगेगा भाई कहां पे क्लिक करना है। अभी तक हमने जितनी बात की है, क्या इसमें हमने क्लिकेबल टेक्स्ट की बात की है? हमने इसमें क्लिकेबल टेक्स्ट की कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लिकेबल टेक्स्ट की कोई बात नहीं हो रही। क्लिकेबल टेक्स्ट होगा तभी क्लिक होगा ना। क्लिकेबल टेक्स्ट एंकर के टैग से बाहर आएगा। एंकर बंद कर दिया मैंने, यहां पर अब लिख रहे हैं, क्या लिखा जी मैंने? लिख दिया जी हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और स्लैश ए कर दूं इसको वापस, यहां आके खत्म कर दिया। पता लग गया होगा आपको कि पेयर टैग है। मैं क्या, आपको पता लग गया ना पेयर टैग है। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्लैश या नहीं लगाऊंगा तो पूरी की पूरी वेबसाइट को इसके नीचे से वो क्या कर देगा, हाइपरलिंक ही कर देगा। चलो जी, इसको जरा सेव कर लो। सेव हो गई, खोलें। HTML, यही फाइल है, मेरा ख्याल है यही है। इसे खोलो जी, क्या बना इसका? माउस रखें जरा हाइपरलिंक के ऊपर, आ रहा है ऊपर मैसेज, क्लिक करें, क्या हुआ वो, और एक
नया पेज खुल गया और सीधा उनकी वेबसाइट के ऊपर ये वाला पेज आ गया। समझ में आई जी बात? क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस पर आए जरा, इसकी जाए और कंट्रोल F करें। नजर आ रहे हैं हाइपरलिंक्स? हमने सिर्फ उन हाइपरलिंक्स को एंटरटेन करना है जो प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे होंगे। मतलब मेन्यू का जो हाइपरलिंक है वो तो एज इट इज ही रहेगा ना, मेन्यू के हाइपरलिंक को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस के लिंक्स होंगे, जो लिंक्स होंगे इस तरह के, इनके हाइपरलिंक्स को हम कंसीडर कर रहे होंगे और चेंज कर रहे होंगे। सो अब हमें समझ में आ गया कि भाई इस हाइपरलिंक को हमने कैसे मैनेज करना है। समझ में आ गई बात? हाइपरलिंक भी समझ में आ गया। HTML वाला पार्ट हमारा हो गया खत्म, बट इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। अब आप लोगों ने एक छोटा सा टास्क घर जाके और भी करना है, जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आप भी करेंगे। एक तो हमने ये वेबसाइट बनानी है, एक आप लोग ने ना एक काम करना है, जेमिनाई खोलो जी यहाँ से आगे। वेबसाइट बनानी है एक हमने, ठीक है, और हम गूगल जेमिनाई से बोलते हैं मुझे एक वेबसाइट बना कर दो। आपने अपने लिए एक वेबसाइट बनानी है। लेकिन मैं लिख रहा हूं आई एम सर्विंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सर्व करता हूं। क्रिएट रिस्पॉन्सिव। अच्छा, रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है कि भाई मोबाइल पे खोलें तो मेन्यू चेंज हो जाए, लैपटॉप पे खोलें तो मेन्यू डिफरेंट नजर आए, जैसे भी आप देख रहे थे 3 डॉट्स वाला मेन्यू आ रहा था। ओके, क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर मी, वी आर ऑफरिंग। चलो जी, मैंने क्या कहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, गूगल एड्स सर्विसेज। चलो जी, मैंने कहा भाई फिलहाल इतना ही मैंने कर दिया कि भाई ये वाली सर्विसेज मैं देता हूं। क्रिएट वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट यूज क्रिएटिव स्क्वायर साइज इमेजेस। मैंने कहा भाई उसमें स्क्वायर साइज के इमेजेस भी हो, ठीक है, क्रिएटिव इमेजेस उसमें लगे हों। फिर उसने पूछा मॉडल क्या होगा आपकी वेबसाइट का। मैंने कहा क्रिएट वेबसाइट यूजिंग HTML, ठीक है। मैं कहा भी HTML हो, उसमें CSS हो, क्योंकि हमने करना तो इसका कुछ नहीं ना, लेकिन मैंने क्या कहा था कि वेबसाइट को जरा स्टाइलिश बनाने के लिए CSS का रोल होता है, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने कहा भाई इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मेरी वेबसाइट बनाओ। फिर मैं ये कहता हूं यूज ऑल कोड इन वन फाइल। अलग अलग ना करना कि CSS अलग बन जाए तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी मैंने यूज कैसे करनी है, भाई मैं डेवलपर नहीं हूं। हाँ, तो मैंने इसे लिखा यूज ऑल कोड इन वन फाइल। चलो देखें जरा क्या करता है ये आपके लिए।
ये मैंने दिया दिया है ताकि आप घर जाके इससे भी वेबसाइट्स बनवाकर उसमें भी कुछ काम करें। लगा हुआ जी, कोडिंग करनी शुरू कर दी उसने आपके लिए? हो गया जी काम खत्म, मुझे लगता है बन गई है पूरी फाइल उसके पास, ऐसे ही है। रुक गया, चलो देख लें जरा, कुछ और तो नहीं किया उसने, देख लें। सब कुछ एक ही में बना दिया उसने। नीचे उसने आपको मैसेज भी दिया, क्या कह रहा है? कहता है एक फाइल बनाओ, उसका नाम क्या रखो? index.html। भाई index.html ऐसी फाइल है कि अगर आपने होस्टिंग खरीदी होगी तो उसके अंदर आप इस फाइल को पेस्ट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी। ठीक है, चलो जी कॉपी करें इसको। ये कॉपी का बटन आया, इधर आ जाते हैं। क्या बना रहा है देखते हैं, अच्छी बनाता है कि नहीं अच्छी बनाता, कि हमें उसे थोड़ा सा बेहतर करना पड़े। लो जी, बन गई। मैं कहा ये बन गई है ना। अब आया मैं यहाँ पर सेव में, इंडेक्स नाम रखना है कुछ और रखना है, ये मेरी चॉइस है। क्योंकि अगर मैंने इसे होम पेज बनाना होगा वेबसाइट का तब मैं इंडेक्स रखूंगा। ठीक है, जैसे अभी हम डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कोई और नाम भी रख सकता हूँ। लो जी यहाँ पर आए और इसको HTML कर ले। मेरा ख्याल है पता है ना आपको ये क्या करना, क्या करना है। नहीं भाई नहीं, ये नहीं आया सही नाम उससे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप फाइल, नाम वही रख लें जो उसने कहा था, इंडेक्स। HTML में चली गई। इसकी भी कोई हल्की फुल्की सी एक प्रैक्टिस करके आइएगा। क्या ख्याल है, बन गई? उसने आपको एक वेबसाइट बनाकर दे दी। अब आपने HTML पढ़ लिया ना, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने लिए। और तस्वीरें उसने डमी पिक्चर्स दे दी हैं आपको, तो ये जहां तस्वीरें पड़ी हुई हैं वहां पर जाकर आप इन तस्वीरों को भी चेंज करके अपनी मर्जी की तस्वीरें कर सकते हो। ये वाली पिक्चर उससे नहीं मिली सही तरीके से, ये नहीं लगी ना, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इधर है जरा, ये तस्वीरें कैसे चेंज होंगी इसकी कोडिंग को देखो। रिस्पॉन्सिव है ना, मैं क्या रिस्पॉन्सिव भी बन गई है, ये देखें। तो हमने एक तरह से एक फ्री में अपने लिए वेबसाइट भी बना ली स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ। अच्छा अब इधर आते हैं जरा, इसकी कोडिंग में आओ। ऊपर से आ जाए जरा नीचे। जी सर इस वेबसाइट में और ये जो वेब डेवलपर बनाता है इसमें और इसमें कोई फर्क है? फर्क तो होगा, चैट जीपीटी से बनवाया, कस्टमाइज तो नहीं होगी इतनी ना जितना एक यूजर बैठ के बनवा रहा होगा। लेकिन अगर आपने खुद बनानी है अपने लिए तो बनाई भी जा सकती है। ये समझे जरा, ये क्या चीज है। इमेज मिल गया ना हमें कहाँ लगा हुआ है, और ये भी पता लग गया कैसा इमेज लगा हुआ है। जरा देखो ये कहां से आ रहा है इमेज, ये भी देखो जरा। पता लगे कहां से आ रहा है इमेज, कहां से निकल रहा है। हमारा प्रोवाइडेड इमेज तो नहीं है, क्योंकि हमने चैटबॉट से कहा ना ये काम करो, तो उसने खुद ही हमें एक यूआरएल दे दिया। क्या ख्याल है, आप अपना इमेज यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहीं पर अपना इमेज रखें, है ना हमारा इमेज एक वैसे फेविकॉन वाला तो पड़ा ही हुआ है। क्या ख्याल है, उसी को लगा दें ताकि आपको पता लगे कि आप इसे चेंज कैसे करोगे। ये सारा ऑनलाइन आ रहा है डाटा। ये इमेज भी उसने किसी ऑनलाइन
वेबसाइट से उठाकर लगा दिया। लो जी इधर आ जाओ। मेरा ख्याल इसका मतलब समझ में आ रहा है ना आर्ट का क्या है। यही पढ़ के आए हैं ना अभी हम एक दिन पहले। क्या है जी? हाँ मैंने कहा ये फेवी, हाँ तस्वीर नहीं, ये नहीं कहना हमने तस्वीर नहीं आ रही। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा आर्ट एट्रीब्यूट है, ये हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने यूज किया हुआ है कि गूगल इसको रैंक करे। ठीक है, ये वेब डेवलपर का मसला तो हो सकता है कि तस्वीर नहीं आ रही तो आ जाए, मैसेज आ जाए। हमने तो ये गूगल के लिए रखा है कि गूगल हमारे इस इमेज को रैंक करे। और यहां पर हम आर्ट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, अपना कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, लिखा गया जी फेविकॉन डॉट png। मुझे पता नहीं है कि इसमें ये नाम की पड़ी हुई है इमेज के नहीं है, मेरा ख्याल है पड़ी होनी चाहिए। सो इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो जी एसईओ में आ गया, समझ में आ गया ना, टोटल कंट्रोल में हो गया आपकी वेबसाइट। ठीक है, ये था हमारा पहला टास्क। मैं कह ये था हमारा पहला टास्क। अब अगर आपको किसी को हाइपरलिंक बनाना हो, मिसाल के तौर पे इसको आपने हाइपरलिंक बनाना है, बना सकते हैं कि नहीं? इसे मैं कॉपी कर लूं कंट्रोल सी, ताकि कोडिंग में इसको भी फाइंड कर लूं। नजर आ ही गया भाई, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए उसने क्या लगाया हुआ है, H3 लगाया हुआ है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, ये इसका मेन नहीं है, सब कीवर्ड है। ऐसे ही है, यही पढ़ा था ना हमने स्ट्रक्चर, मैंने उसे कहा था ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाओ, तो उसने स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये सब चीजें यूज की, हेडिंग स्ट्रक्चर भी उसने यूज किया। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये कहाँ जाए, सपोज कर रहे हैं हम कि एक हाइपरलिंक भी इसको लगाने वाले हैं हम, तो हम क्या करने वाले हैं, ए href इक्वल्स टू जी https, मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, मेरा ख्याल है यही होगा उनका, peaksolutions.edu.pk। चलो लग गया। बाकी भी मैं यूज कर सकता हूं, मैं फिलहाल बाकी के एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहा। बंद कर दिया। ये जो लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या बन गया हमारा, क्लिकेबल टेक्स्ट है ना, स्लैश नहीं रह गया बिल्कुल, जिसको भी डालो। देखा आपने कि अब आपको कोडिंग समझ में आ रही है, तो आप इसके अंदर चेंजेस भी समझ के कर सकते हो। ठीक, अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसकी मदद से एक वेबसाइट बनाओ अपने लिए, अपनी एक वेबसाइट बनाओगे। ऐसे आप डिजिटल मार्केटर हो ना, तो आपने क्या क्या सर्विसेज देनी है। सपोज कर लो जो हमारा कोर्स है वो देनी है आपने सर्विसेज। अभी अगर मैं उस कोड को मॉडिफाई करूं और मैं उसे कहूँ कि इसमें मेन्यूज और बढ़ाओ जरा, ठीक है, तो वो और बढ़ा देगा, और मेन्यूज भी उसमें आ जाएंगे। इधर आ गए, सेव किया इसको, बन गया लिंक। देखो जरा, नहीं ना, क्या हुआ बोला, उसी में खुल गया। बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक का जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट ही होता है। तो जी आपने खड़े खड़े वेबसाइट बना ली, देखा कितनी जल्दी बन गई है चैटबॉट्स की मदद से। चैटबॉट से आप कुछ भी करवा सकते हैं, डिपेंड्स आपको कराना आता हो। आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है ना, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं। चैटबॉट ज़्यादा कोशिश करके यूज़ किया करें, चैटबॉट यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। आज के दौर में यूज़ करना आपकी जीनियस है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जरा इधर, ये देखिए वीडियो देख रहे हैं आप, ये थंबनेल बना हुआ है ना, ये थंबनेल चैटबॉट से बनाया। ये पूरी की पूरी वीडियो चैटबॉट क्रिएट, मैं कह ये पूरी वीडियो चैटबॉट ने क्रिएट किया। इसको इधर देखने की बजाय ना टिकटॉक पे, चलो खुल ही गया तो टिकटॉक पे देख लो, आ गई है। अब आप देखें जरा, पहले ये थंबनेल बना, दो थंबनेल्स है ना, दो थंबनेल्स हैं, इसमें ग्राफिक डिजाइनर का कोई रोल नहीं है। मैं कह इसे बनाने में ग्राफिक डिजाइनर का कोई रोल नहीं है। गूगल के AI ओवरव्यू से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ली, पहले इसका थंबनेल बनाया, दो पेजेस बनाए, दो पेजेस क्रिएट किए, और उसके बाद गूगल का ही एक टूल है जो पेड है, VEO3, वो पेड टूल है जो वीडियोस बनाकर देता है। जेमिनाई में आप फ्री वीडियोस नहीं बना सकते, जेमिनाई में आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो फ्री में।
उसके बाद जाकर उसे कहा कि भाई ये 2 इमेजेस हैं और इन 2 इमेजेस को यूज करते हुए एक वीडियो बनाओ और बीच में कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करो। तो ये पूरी वीडियो उसने बनाकर दे दी आपको। तो ये चैटबॉट का काम है ना। अब देखें आप ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं है, तो ग्राफिक डिजाइनर वाला काम भी उसने कर दिया। डिपेंड्स कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब होगा अच्छा तरीका, कब समझ में आता है, जब आप फ्रीक्वेंटली उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कि भाई आप एक बात उसे कहते हैं वो सही नहीं करता, आपको लगता है ठीक नहीं कर रहा, लाजमी बात है जब कोई ठीक नहीं करेगा, मतलब आपने एक वर्कर रखा हुआ है और वो ठीक काम नहीं करता, उसको समझ नहीं आ रही कि भाई क्या कह रहे हो आप, तो आप उसे दोबारा कहोगे। जब दोबारा नहीं करेगा फिर आप उसको तीसरी दफा एक और तरीके से समझाओगे, भाई इस तरह कर दो। तो आप जितने अपने इंप्रूव प्रॉम्प्ट्स देते जाओगे, ये उतने अच्छे तरीके से। व्हाट्सएप चैनल देखा करें, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ना एआई की, वो सारी उस पर लगा रहा होता हूँ, और होती वो सारी डिजिटल मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस की वीडियोस होती हैं। ठीक है, चलिए जब आपने अगली क्लास में, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, और उसके ऊपर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे और कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको बता देगा, लेकिन देखेंगे कि इसका क्या करना क्या है आपको। इधर अब ये बात तो सपोज किया हमने खत्म कर दी। अब मैंने यहाँ पर एक और चीज देने वाला हूँ, वो क्या देने वाला हूँ, ये इस पे आओ जरा, ये पे टूल वाला है। कीवर्ड्स की बात करने लगे हैं ना, तो अब हम ये कह देते हैं, ये क्या खुल गया, जेमिनाई, और ये वो वाला टूल है जो वीडियोस बनाता है। ये वो टूल है जो वीडियोस क्रिएट करता है। देखिए क्या नाम है, VEO3 फ्लो, गूगल का फ्लो है, ये पेड है, ये बाय करना पड़ता है, ये बाय नहीं करना पड़ता। ये देखें इसमें वीडियो बनी हुई है ये। ठीक है, जो चीजें सही नहीं बनती है हम उनको यूज नहीं करेंगे, जो ठीक बन जाएंगी उनको हम यूज कर लेंगे। अच्छा, अब हम चैटबॉट में वापस आते हैं। यहां पर हम कहते हैं उसको, जैसे अभी हमने उसे वेबसाइट बनवाई है ना, अब हम उसे ये पूछने लगे हैं कि भाई वी आर रनिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिटेल्स भी बता सकता हूं मैं उसको सारी, कि क्या क्या सर्विसेज देते हैं हम उसमें। ठीक है, सजेस्ट मी हाई सर्च वॉल्यूम keywords for my website with लो कंपटीशन। ये मैंने एक वर्ड यूज किया, इसका क्या मतलब होता है, लो कंपटीशन का क्या मतलब है कि भाई इसमें कंपटीशन कम होना चाहिए। हाँ, चलो भाई, क्या स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, अब ठीक हो गया, चलो जी हमने लिख दिया। अच्छा, कंपटीशन हो गया। अब मैंने उसे कहा कि भाई ये काम करो और मुझे एक हाई सर्च वाले कीवर्ड निकाल कर दो। मतलब क्या हुआ, जिनकी सर्चेस बहुत ज्यादा हो और उनमें कंपटीशन भी कम हो। यही हमने टॉपिक डिटेल से पढ़ना है अगली क्लास में। ठीक है, देखे तो ये क्या करता है आपके लिए। बस यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलो पढ़ लेते हैं क्या कर रहे हैं। मिले, बता भी रहा कुछ पहले। कहता है रैंकिंग फॉर ब्रॉड टर्म्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कहते हैं बड़ी ब्रॉड टर्म है, मतलब स्पेसिफिक टर्म नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी है, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, वो मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया उसको। तो कहता है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। क्या है जी, डिजिटल मार्केटिंग फॉर सर्च, यहाँ पर क्या कहता है डिजिटल मार्केटिंग फॉर, ब्रैकेट में क्या लिख दिया उसने, सर्विस बिजनेस। कहता है भाई किसके लिए कर रहे हो, डॉक्टर्स के लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कर रहे हो, जिसको भी ये सर्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे मेंशन कर दो। तो काफी सारा उसने मुझे डाटा दे दिया, दिया ना, कितने सारे उसने कीवर्ड्स दिए। एसईओ कंसल्टेंट योर सिटी, एसईओ कंसल्टेंट इन लाहौर, कीवर्ड बन गया ना। तो ये आइडियाज मिले हैं मुझे
मैंने ये नहीं समझा कि इतने, कहीं नहीं लिखा कि बहुत अच्छे हाई सर्च वॉल्यूम है या इतने सर्च वॉल्यूम्स हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे पूछता हूं, देखिए मैं क्या पूछने लगा, मैं कहूं व्हाट इज द सर्च वॉल्यूम ऑफ, ऊपर वाला जो उसने लिखा वही लिख देते हैं, SEO कंसल्टेंट इन लाहौर फॉर प्रीवियस 3 months। मैंने उसे कहा भाई मुझे बताओ पिछले 3 महीने में ये जो सर्च टर्म है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, देखें जरा क्या कहता है आपको ये। क्या कह रहा है, कहता अभी बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। हाँ, क्या कहता है, कहता है बेस्ड ऑन करंट डाटा ट्रेंड्स फॉर Q4 का मतलब है क्वार्टर 4 का मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। हियर इज द ब्रेकडाउन फॉर द कीवर्ड SEO कंसल्टेंट इन लाहौर। क्या कहता है, एवरेज मंथली सर्चेस वॉल्यूम 100 to 250, कंपटीशन लेवल एक्सट्रीमली हाई, कॉस्ट पर क्लिक हाई, व्हाट इज द ट्रैप कीवर्ड, ठीक है। योर कंपटीशन और SEO। अब आपको समझ में आया, कितना कुछ पता लग गया। अभी हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, यहां से हम सजेशंस लेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, जो कि हमको बिल्कुल स्टैट्स देगा। ये इधर से इतने अच्छे स्टैट्स नहीं मिल रहे हमें, वहां पर बहुत सारा डाटा आएगा जिसकी बेस पर हम निकालेंगे कि कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं, किनको हमें यूज करना चाहिए। लेकिन इधर से मुझे बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। आगे क्या कहता है, माई रिकमेंडेशन देखें उसकी क्या कह रहा है, कहता है डोंट स्टार्ट बाय रैंकिंग फॉर SEO कंसल्टेंट, स्टार्ट बाय रैंकिंग फॉर रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वंस यू हैव अ कैश फ्लो फॉर रिलेटर्स देन यू कैन इन्वेस्ट। कह रहा है एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ लो, डोमेन को पकड़ लो कि जिसको आप सर्विसेज देना चाहते हो, ठीक है। कीवर्ड उसने क्या बनाया जी, रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यानी कि रियल एस्टेट वालों को हम सर्विसेज देने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो कहता है किसी एक चीज को पकड़ लें ताकि उससे फिर आपको लीड्स मिलेंगी। आगे क्या कहता है, वुड यू लाइक मी टू राइट कोल्ड कल्चर ईमेल टेम्पलेट कैन सेंड टू द रियल एस्टेट एजेंट्स। अब क्या कह रहा है, कहता है वुड यू लाइक मैं आपको एक ईमेल क्रिएट करके दूं। यहां पे बस बात को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब वो देखो वो आपके साथ जुड़ गया है ना, इस वक्त आपको आपकी रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड करने के लिए इंगेज हो गया है कि क्या चाहते हो आप। ईमेल का उसने सारी टेम्पलेट बनाकर दे दी कि आप रियल एस्टेट वालों को कैसे ईमेल करो इंगेज करने के लिए, यानी ईमेल मार्केटिंग करने के लिए उसने आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर दे दी। चलो जी, एनीवेज ये हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में